पहले थोड़ा सिलेबस पहले थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास शुरू करेंगे यहाँ से। जैसे ये हमारा सीसी पेपर जो है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का, इसमें दो पार्ट होंगे आपके, एक थ्योरी वाला और एक प्रैक्टिकल वाला। थ्योरी वाला पोर्शन 75 मार्क्स का है, और प्रैक्टिकल वाला जो इसके पहले 75 और ये बाकी 25 आप लोग का होता था, वो ट्यूटोरियल और ये वो कुछ कुछ, यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा आपका 25 मार्क्स का। 75 का थ्योरिटिकल एग्जाम देंगे आप लोग, और 25 मार्क्स का प्रोग्रामिंग करेंगे, कोड करेंगे, और उसका भी सेंटर जाएगा वहां पे आपको, मतलब सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, और वहां पे आप लोगों को कुछ कोडिंग है सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करके वो 25 मार्क्स का होगा। तो ये तो 75 मार्क्स के लिए जो सिलेबस है वो दिया हुआ है हमारा, ये क्या क्या पढ़ना है। और जो प्रैक्टिकल वाला है उसमें भी ये चीज दिया हुआ है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रैक्टिकल करना है। पहले क्या होता था कि जो ये, मतलब प्रैक्टिकल वाली बात है, ये प्रैक्टिकल वाली काम करना होता था हम लोग को कैलकुलेटर से, जो कि ऑलरेडी हम लोग करके आ चुके हैं। कर्व फिटिंग जो बोल के हम लोग का था 5th सेमेस्टर के प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स वाले में, है ना। 5 मार्क्स का वहां से क्वेश्चन आता है, 5 6 जो भी बोलो। तो 5th सेमेस्टर में ऑलरेडी कैलकुलेटर से हम लोग काम कर चुके हैं, वही काम हम लोग को करना है अब सी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज से। लेकिन सर यहाँ पे तो हम लोग को कर्व फिटिंग वहां पे था a+b x², और यहाँ पे तो कुछ दिखा रहा है कि लैग्रेंजेस, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन वन थर्ड वेडल्स, बाइसेक्शंस, न्यूटन रेगुलर फाल्सी, ये सारी चीजें हम लोग को प्रैक्टिकल करना है। टोटल हमारे 15 प्रैक्टिकल हैं, और इस 15 में से आप लोग को मे बी, अभी तो क्वेश्चन पैटर्न दिया नहीं है 6 सेम का, तो दो हो सके तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग करने के लिए देगा 5 5 मार्क्स का, या फिर 10 10 मार्क्स का। तो 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, और 75 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा, जिसका एग्जाम देंगे आप लोग जाके। तो ये रहा हमारा सिलेबस, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लंबा चलेगा ये भी, थोड़ा सा छोटा सिलेबस है नहीं, लंबा छोटा सिलेबस। दूसरी बात की बुक क्या लेना है सर इसके लिए, तो बुक अगर देखा जाए तो एक सर का बुक आता है, राहुल बनर्जी सर का बुक आता है न्यूमेरिकल का। बहुत अच्छी बुक है ये, मतलब सब कुछ लगभग लगभग मिल जाता है। राहुल बनर्जी सर का बुक, पतला सा बुक है। अगर रेफरेंस बुक में रखना होगा तो आप रख सकते हैं सिन्हा प्रधान सर का बुक, क्योंकि ये जो सीबीसीएस सिस्टम आया तब राहुल बनर्जी सर वाला बुक आया था। उसके पहले यही बुक चल रहा था। सिन्हा प्रधान, मतलब पूरा नाम है सुजाता सिन्हा और सुषमा प्रधान, सुजाता सिन्हा एंड सुषमा प्रधान। और थोड़ा सा हायर की तरफ रखना है, यानी सारा प्रैक्टिकल मिल जाए, रोल नंबर वाइज सब कुछ। यहाँ पे प्रैक्टिकल रोल नंबर वाइज भी होता है थोड़ा सा, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, एक दिन में सारी चीज नहीं बात करेंगे। एसे मुल्ला सर का बुक आता है, एक मोटी सी बुक है वो, और बहुत अच्छी बुक। जैसे कि एमडी रायसिंघानिया सर का जो ओडी के बारे में है, और घोष और मैथी सर का डिफरेंशियल कैलकुलस का बुक है। अगर हम बात करें तो अ, जैसे एस सी मलिक और सविता अरोड़ा का जो मैथमेटिकल एनालिसिस का बुक है, और कॉम्प्लेक्स एस सम सीरीज का जो आता है वो। उसी तरह से एसे मुल्ला सर का न्यूमेरिकल के बारे में और कंप्यूटेशन प्रोग्रामिंग के बारे में, एसे मुल्ला। तो एक बुक तो आप लोग रखेंगे, ये वाला सस्ती भी है, पतली भी है, और सीयू के हिसाब से बेटर भी है, राहुल बनर्जी सर वाला बुक। रेफरेंस में रखना चाहते हैं तो सिन्हा प्रधान सर का रख सकते हैं, या फिर एसे मुल्ला सर। ये सारे बुक कॉलेज में आप लोग को मिल जाएंगे, कॉलेज से बुक उठाने की कोशिश करेंगे। वैसे एक बुक आपके पास रहना चाहिए, तो राहुल बनर्जी सर वाला बुक खरीद सकते हैं। ये हो गई बुक की बात, और हो गई बात सिलेबस की। और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ बात की जाए। बाकी सब बात कर चुके होंगे आप लोग के साथ सर, और चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, क्या। और कुछ वगैरह क्वेरी वगैरह है तो बोलिए आप लोग, नहीं तो फिर क्लास शुरू किया जाए आज की। चले, सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर। चलो।
थोड़ी से कुछ फंडामेंटल आइडियाज हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सिन्हा प्रधान सर की बुक का है ये, कि कैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस का इवॉल्वमेंट हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे जो चीज है उस चीज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। बोले इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन मैन ग्रेजुअली इम्प्रूव हिज डेली लाइफ बाय डेवलपिंग न्यू आइडियाज एंड इन्वेंशन। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है तब से कंटिन्यूअसली हम लोग कुछ कुछ नए आइडियाज का डेवलपमेंट और इन्वेंशन की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़, डिस्कवरिंग साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड सो ऑन विद द एडवांसमेंट ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस। ये सब लिखना नहीं है, इसका पीडीएफ दे देंगे, तो आप चाहें तो इसको रख सकते हैं कि ये क्या है नहीं है, मतलब जस्ट फंडामेंटल आइडियाज की आखिर न्यूमेरिकल एनालिसिस का इवॉल्वमेंट कैसे हो रहा है। Different branches of science, complex method, difficult calculations with infinite data introduce voluminous data as well as complicated problem need innovation of new technique and method. For example कि अगर हमें मतलब अगर हम बात करें कि 18,000 बीसी में, या फिर बीसी नहीं बोले तो यहाँ पे 1650, या फिर हम बात करें तो 1500 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ये डेट ऐसे हैं। ये है आपका 0, और ये 1, ये 2, और हम लोग अभी तक पहुंच चुके हैं कितना पे, 2026 पे। और ये होता है आपका एडी। और इधर जो टाइम होता है जिसको बोलते हैं बीसी बिफोर क्राइस्ट, तो इधर है आपका 1650। और 1500 किधर होगा तो और इधर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1500 और सामने होगा टाइम। अगर हम बात करें कि 1500 वाला टाइम और 1650 वाला टाइम में सबसे पुराना टाइम कौन सा होगा, तो 1500 वाला टाइम होगा। तो अगर हम बात करें 1500 बीसी में, अगर हम बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता होगा, या फिर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता होगा, तो उस समय अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करते हुए किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाता था। आप लोग ये स्टोरी न्यूमेरिकल एनालिसिस में जरूर सुने होंगे कि पहले मतलब अरब में जैसे नंबर का जो डिस्कवर होता है, तो अरब में ऊंट चराने या फिर बकरे बकरे ले जाते थे चराने वाले, तो वहां से एक एक कॉइन रखते थे, या फिर पत्थर, या फिर वो कुछ मिट्टी का ये रखते थे, और ऐसे काउंटिंग शुरू होता है हमारा। ये आप लोग स्टोरी में भी सुने होंगे आप लोग कहीं ना कहीं। तो उसी तरह से नया नया डेवलपमेंट शुरू होता है, और फिर मतलब कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए नई नई टेक्निक का इवॉल्वमेंट होता है। द डिफरेंस ब्रांच ऑफ पर्टिकुलर अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, बायोसाइंस, ये सब बहुत सारे दिए हुए हैं। कैलकुलेशन आर नीडेड समटाइम। एनालिटिकल सोल्यूशन, यहाँ पे ध्यान देना है, क्या बोला है कि समटाइम्स analytical solutions are not found, and in many problems analytical solutions are so complex that it is difficult to use them for practical computation. This complex calculation innovated the concept of numerical analysis. बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जो एनालिटिकल मेथड तो खोज लिए थे उसका, लेकिन उससे वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें कि इक्वेशन को सॉल्व करना तो हम लोग सीख चुके हैं। जैसे सर कैसे, जैसे अगर हम बात करें जस्ट एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना हम लोग सीख चुके हैं, कैसे सॉल्व करना हम लोग सीख चुके हैं, तो हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड, श्रीधर मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, इससे सीख चुके हैं। क्यूबिक की बात करें, ये भी हम लोग जानते हैं। फोर्थ डिग्री का भी जानते हैं। क्यूबिक के लिए हम लोग कार्डन्स का यूज करते हैं, और फोर्थ डिग्री के लिए फेरारी का डायरेक्ट यूज करते हैं। सर अगर इससे ज्यादा आ जाए, फिफ्थ डिग्री, सिक्स डिग्री, सेवन डिग्री, तो उसके लिए भी हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हुए हम लोग, या फिर फैक्टराइजन मेथड का यूज करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक इक्वेशन ना हो, एल्जेब्रिक के साथ लॉगरिदमिक इक्वेशन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हो, और इसमें मतलब सॉरी फंक्शन हो, तो ये सारे फंक्शंस का मिला जुला रूप अगर ऐसा इक्वेशन आ जाए हमारे पास, इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो अगर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन अगर आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ऐसे जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आना शुरू हुए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए कि समटाइम्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बोल रहा है कि समटाइम्स एनालिटिकल सॉल्यूशंस आर नॉट फाउंड, एंड इन मेनी प्रॉब्लम्स एनालिटिकल सॉल्यूशन आर सो कॉम्प्लेक्स। ऐसा भी है कि सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि 4 दिन लग जा रहा है उसको सॉल्व करने में।
एंड इट इज डिफिकल्ट टू यूज देम फॉर प्रैक्टिकल कंप्यूटेशन, मतलब उसको प्रैक्टिकली यूज करना भी थोड़ा मुश्किल है। एंड दिस कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इनोवेटेड द कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। और यही जो मतलब इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करने के लिए इवॉल्व होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। अब किनका किनका कुछ कुछ योगदान रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बोला इन द सब्जेक्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स स्पेशल मेथड, एल्गोरिदम and techniques are derived discussed. Numerical algorithms are almost as old as civilization. एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? स्टेप वाइज स्टेप। हम लोग ओडी पढ़े थे, तो यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, मतलब किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप। अगर अगर हम बात करें कि मुझे जाना हो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और ये ऐसे रास्ता यहाँ पे बंद है ये इधर से, और फिर अगर हम देखें तो ए से हम एक स्टेप इधर चले जाए, फिर इधर से ये वाला रास्ता बंद है, फिर हम यहाँ से इधर चले जाए, फिर ऐसे चले जाए, मतलब एक स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तो स्टेप बाई स्टेप हो सके बी के पास ना पहुंचे, लेकिन बी के आस पास भी पहुंच जा रहे हैं। तो इसी टाइप से जब हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा और एग्जांपल बताने की कोशिश करें आप लोगों को, कि सपोज करते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। इसका रूट क्या होता है बता पाएंगे आप लोग कि इसका रूट क्या होगा? x² - 5x और +6 इज इक्वल टू 0 का क्या होगा इसका रूट? सर 2 and 3। 2 और 3 रूट होगा। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है x² - 5x और +6, ये जो है वो x एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा, और वो दोनों पॉइंट क्या होंगे? तो वो दो पॉइंट होगा 2 और 3। आई होप ये चीज आप लोग जान रहे होंगे। दिस इज द पॉइंट 0, और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर फिर डिटेल बात करेंगे हम आगे चल के। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो ये जो फंक्शन है x² - 5x + 6, इसका रूट 2 और 3 है। इसका मतलब है क्योंकि 2 और 3 पुट करने के बाद ये 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि ये जो कर्व होगा, जो भी कर्व होगा, ये कर्व सब फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल कर्व लेते हैं, कि मान लेते हैं कि ये ऐसा कुछ कर्व आ रहा है। ये क्या होगा? एक्स एक्सिस को 2 और 3 पे कट करेगा ही करेगा। पैराबोला की तरह दिखता है ये, तो इसलिए मैंने हल्का पैराबोला की तरह बना लिया। यानी कि जब हम बात करें कि ये जो कर्व है, ये कर्व क्या है? 2 और 3 पे कट करता है। तो हम आगे पढ़ेंगे इसको कि कैसे हम 2 और 3 के पास पहुंच पाएंगे। ये तो बड़ा आसान है सर, कि x² - 5x + 6 इज इक्वल टू, डायरेक्ट सीधा चार फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीग्रल लगाते हैं, सॉल्व होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इक्वेशन हम लोग देखेंगे आगे चल के, जो डायरेक्ट ये सॉल्व ही नहीं होगा, किसी भी एनालिटिकल मेथड से सॉल्व नहीं होगा। अगर वो एनालिटिकल मेथड से सॉल्व हो जा रहा है तो फिर न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं है ना? न्यूमेरिकल की हमारे जरूरत नहीं है। हम लोग को एनालिटिकल मेथड जब फेल करता है, तो हम लोग को न्यूमेरिकल का की तरफ हम लोग चलते हैं, न्यूमेरिकल मेथड की तरफ। फिर हम लोग एनालिटिकल के सॉल्यूशंस को भी न्यूमेरिकल से करेंगे, लेकिन हम वहां पे सीखने की कोशिश करेंगे, प्रूफ करने की, कि देखो एनालिटिकल से भी 2 और 3 आ रहा है, और न्यूमेरिकल से भी 2 और 3 आ रहा है। क्योंकि बाद में हम जाके जब एनालिटिकल मेथड उस पर अप्लाई ना हो ही ना रहा हो, तो न्यूमेरिकल जब करें तो थोड़ा सा ये रहे कि हाँ, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहे कि हाँ ये सही होता है, क्योंकि हमने एनालिटिकल के बहुत सारे क्वेश्चंस पे न्यूमेरिकल को अप्लाई करके देखा है, और वो दोनों का आंसर लगभग लगभग सेम आता है, एग्जैक्ट नहीं आता है। इटरेशन मेथड के हिसाब से इसकी तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे हम लोग। पहले यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर हो सके तो यहाँ तक पहुंचे, फिर यहाँ तक पहुंचे, फिर यहाँ तक पहुंचे, फिर यहाँ तक पहुंचे। हो सके टूट के पास नहीं पहुंचे, लेकिन 1.98 के पास पहुंच जाएंगे। ये हमारा रूट 2 के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा हमारा रूट यहाँ पे। अब इसमें क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। इन दिस सब्जेक्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, स्पेशल मेथड देख लिया मैंने, न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट टोल्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है कि रिहैंड पैपिरस 1650 BC एंशिएंट इजिप्ट डिस्क्राइब रूट फाइंडिंग मेथड, इन्होंने बताया था। सॉल्विंग अ सिंपल इक्वेशन, सबसे पहले कि ये न्यूमेरिकल मेथड के हिसाब से आर्किमिडीज ऑफ साइरकस 287 से 212 BC। न्यू मैथमेटिकल, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एग्जॉस्टेंस फॉर कैलकुलेटिंग लेंथ
एरियाज और वॉल्यूम्स। बड़ा आसान है अभी कि वॉल्यूम फाइंड करना, एरिया फाइंड करना, लेकिन उस समय सोचिए जब ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था। नेपियर ने बताया सिंपलर, ये नेपियर 1614 जो है आपका एडी की बात कर रहे हैं, गेव सिंपलर मैनर ऑफ कैरिंग आउट द अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल। न्यूटन सर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि न्यूटन सर, ये बहुत सारे हम लोग मेथड के ऊपर बात करेंगे, कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या इन्होंने दिया है। नंबर न्यूमेरिक तो पूरा मतलब न्यूटन सर का और लैग्रेंज सर के ऊपर ही कंप्लीट न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारा चलेगा, और गॉस सर का। तो इनके बारे में डिटेल और बात करना ही है हम लोग को। और इधर आपका मॉडर्न एरा में आपका कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि न्यूमेरिकल का जो कंप्यूटेशन है, इतना लंबा कंप्यूटेशन हम लोग हाथ से कर नहीं पाते हैं इटरेशन मेथड के हिसाब से, तो इसको हम लोग को कंप्यूटर से करना पड़ता है। इसलिए कभी कभी देखिएगा तो ये बुक पे जो लिखा होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटेशनल प्रोसीड्यूर्स, है ना। तो ये रहा हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल आइडियाज एंड कंसेप्ट, जो कि सिन्हा प्रसाद सर के बुक में दिया हुआ है। अब हम लोग को कुछ बेसिक टर्म जानना है। अब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है, और वो चैप्टर है हम लोगों का, क्या है चैप्टर भाई? ये चैप्टर लिखेंगे आप लोग, जो दिया हुआ है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर एंड एरर्स इन न्यूमेरिकल एनालिसिस, चैप्टर का हेडिंग करेंगे। पहला चैप्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स एंड एरर्स इन न्यूमेरिकल एनालिसिस, चैप्टर का हेडिंग करके कंफर्म करेंगे एक बार। अच्छा, न्यूमेरिकल का पैटर्न दे दिया है क्या? 6 सेमेस्टर, मैट्रिक स्पेस, मल्टीवेरिएट कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, मल्टी न्यूमेरिकल एनालिसिस, 75 मार्क्स में। शॉर्ट क्वेश्चंस 5 आर बी अटेम्प्टेड टू आउट 3 मार्क्स सिमिलर है। लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, क्वेश्चन विल बी सेट फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन नंबर्स एंड कंप्यूटेशन एनालिसिस एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, देखते हैं इसको बाद में। चलिए, ये चैप्टर का हेडिंग करके कंफर्म करेंगे एक बार, है ना। Yes, sir. चलिए, तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में एक बात किया गया है, वो है मशीन मशीन नंबर्स। और मशीन नंबर्स में दो टाइप का नंबर है, एक आपका फ्लोटिंग पॉइंट और एक आपका फिक्स्ड पॉइंट नंबर। तो जो हम लोग नंबर की बात करते हैं ना, प्योर मैथमेटिक्स में, तो वो प्योर मैथमेटिक्स में जो नंबर होता है वो एग्जैक्ट नंबर होता है। प्योर मैथमेटिक्स में जो नंबर है हमारा, वो एग्जैक्ट नंबर की बात करते हैं हम लोग, और एग्जैक्ट नंबर पे ही सारा काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तो यहाँ पे सारा काम अप्रोक्सीमेट मेथड पे, अप्रोक्सीमेट नंबर पे चलता है। अप्रोक्सीमेट नंबर पे क्यों, ऐसा क्या है मतलब? तो अगर हमारा काम एग्जैक्ट नंबर पे हो जाए, यानी एनालिटिकल मेथड से हो जाए, तो वो कंप्लीटली तो एग्जैक्ट वैल्यू ही देगा। अगर हम बात करें x² - 5x + 6 = 0, एनालिटिकल मेथड का मतलब ये है, एनालिटिकल फॉर्मूला जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी बन चुका है, कहीं ना कहीं उसका प्रूफ है ये चीज का, मतलब प्रूफ उधर भी है, वो इटरेशन मेथड है। लेकिन इसमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बल्कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। थोड़ा सा अब यहाँ पे चैप्टर का हेडिंग कर दिए हैं, तो एक चीज लिखेंगे, इंट्रो पार्ट। इन प्योर मैथमेटिक्स, इन प्योर मैथमेटिक्स वी assume numbers are exact, numbers are exact,
However, a computer has limited memory. So it cannot cannot store infinitely long real number. Long real number. Therefore, every number is stored in a computer is only an approximation. Approximation. Such stored numbers are called machine numbers. Machine numbers. तो सबसे पहला हमारा जो लाइन था, वर्ड था, वो था मशीन नंबर। तो मशीन नंबर क्या होता है कि प्योर मैथमेटिक्स में जो एग्जैक्ट नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ पे जो कंप्यूटर है हमारा, इधर कंप्यूटर की बात क्यों आ रही है सर, वो जस्ट थोड़ा देर रुकेंगे, आप लोगों को सब मालूम चलेगा धीरे धीरे। तो कंप्यूटर में क्या होता है, इतना स्पेस नहीं है कि सारे एग्जैक्ट को जैसे रख पाए। फॉर एग्जाम्पल, कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 डैश 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 डैश, कभी खत्म नहीं होता ये। अगर इसको कंप्यूटर में स्टोर करें और कैलकुलेशन स्टार्ट करें, तो फिर वो काम ही नहीं कर पाएगा। इसलिए वो क्या करता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्टोर करता है 3.16 ऐसे, 4 up to 4 डेसिमल प्लेसेस तक। अगर हम बात करें 1/3, ये एग्जैक्ट नंबर है, लेकिन अगर इसकी अप्रोक्सीमेट नंबर की बात करें तो ये 0.3333333 चलते जाता है, चलते जाएगा, ये चलते जाएगा। तो क्या करता है कंप्यूटर, वो क्या करता है, up to 5 up to 3 up to 2 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेट करके स्टोर कर लेता है। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन नंबर्स बोलते हैं। आई होप ये बात क्लियर है आप लोगों को। क्लियर, यस और नो? हाँ सर। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14159265। ये तो कभी खत्म ही नहीं होता है, ये क्या इनफाइनाइट चलते जाता है ये। लेकिन स्टोर क्या होता है कंप्यूटर में, स्टोर्ड एज 3.14 स्टोर करता है, या फिर 3.1416 स्टोर करता है। अगर हम बात करें कि 1.3 की, तो ये 0.3333 ये भी चलते जाता है। स्टोर क्या करता है ये, स्टोर्ड एज 0.3333, बस इतना करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्टोर करता है। अब यहीं से स्टार्ट होता है एरर्स का आना। हेंस एरर, अभी देखेंगे हम लोग कि इतना छोटा छोटा एरर जो है वो कितना बड़ा बवंडर बन जाता है थोड़ा देर के बाद। मतलब कुछ टाइम कैलकुलेशंस करते जाएं अगर, तो वो एरर बहुत बड़ा हो जाता है। हेंस एरर स्टार्ट्स ड्यू टू approximation। approximation।
नोटेड, कंफर्म करेंगे एक बार नोट करके। यस सर। चलिए, अब हम बात कर रहे थे मशीन नंबर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक हम बोलते हैं, एक को फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड या फिर फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसके पहले एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर देख लेते हैं और फिर उसके बाद एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट और फिर उसके साथ साथ फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नंबर दो टाइप के होते हैं और फिर उसको रिप्रेजेंट करना भी दो तरीके से किया जा सकता है, इसको रिप्रेजेंट। तो पहले लिखेंगे देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर्स। टू काइंड्स ऑफ नंबर्स। एक होता है हमारा एग्जैक्ट नंबर्स और दूसरा होता है हमारा अप्रोक्सीमेट नंबर। अप्रोक्सीमेट नंबर्स। एग्जैक्ट नंबर्स एग्जैक्ट नंबर्स आर 1 2 डैश डैश 1/2। अच्छा, 2/3 एग्जैक्ट नंबर है या अप्रोक्सीमेट नंबर है? 2/3 एग्जैक्ट नंबर है या अप्रोक्सीमेट है? सर एग्जैक्ट है। और √2 एग्जैक्ट नंबर है या अप्रोक्सीमेट नंबर है? सर ये अप्रोक्सीमेट नंबर है। और पाई अप्रोक्सीमेट है या एग्जैक्ट है? सर अप्रोक्सीमेट है। ई एग्जैक्ट है अप्रोक्सीमेट है? एक्सपोनेंशियल। सर अप्रोक्सीमेट है। सारे के सारे एग्जैक्ट नंबर है ये। पाई एग्जैक्ट नंबर है। पाई का वैल्यू होता है 3.1415। ये चलते जाता है चलते जाता है चलते जाता है, लेकिन इसको हम लोग लिखते हैं 3.14। ये अप्रोक्सीमेट है। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं हम लोग 3.14। ठीक है ना। 2/3 जो है ये एग्जैक्ट है। ये एग्जैक्ट है, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट कभी कभी क्या लिखते हैं, 0.66। ये अप्रोक्सीमेट है किसका? इस एग्जैक्ट नंबर का ये अप्रोक्सीमेट नंबर है। इस एग्जैक्ट नंबर का ये अप्रोक्सीमेट नंबर है, ये 3.1416। ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट है पाई, इसका अप्रोक्सीमेट है 3.146। ठीक है ना। समझ में आया? क्लियर है? तो ये जितने नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 2 1/3 2/3 √2 पाई ई, एक सारे के सारे एग्जैक्ट नंबर है। क्लियर? यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट क्लियर है ये? हाँ सर। यस। अप्रोक्सीमेट नंबर, अप्रोक्सीमेट number is those that represents a number, represents a number to a certain degree of accuracy, certain degree of accuracy. एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि पाई को
3.1416 लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये क्या हमारा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। अगर हम बात करें 1/3, ये एग्जैक्ट है, लेकिन 0.33 ये किसका वैल्यू है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1/3। वैसे ही 2/3 का देख सकते हैं, और बाकी अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कुछ कुछ। तो ये हमने अभी तीन चीजों की से बात समझे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, और थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग बात कर रहे थे उधर। नेक्स्ट, इन द यूजुअल, पैरा चेंज करके लिखेंगे, मतलब थोड़ा सा अलग करके, इन द यूजुअल डेसिमल सिस्टम, यूजुअल डेसिमल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, any positive real number, any positive real number x may be written as x is equal to, डेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं, any positive real number written as x is equal to rn minus 1 dash dash r1 r0, और ये डेसिमल का साइन देना है ना, r -1 r -2 एंड डैश डैश। किसी भी नंबर को हम लोग डेसिमल सिस्टम में ऐसे लिखते हैं, r जैसे ये प्लेस है, ये है ना, 0 1 2। जैसे कि अगर हम बात करें x, कोई नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3.456। तो डेसिमल सिस्टम में हम लोग नंबर को, पॉजिटिव रियल नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वही चीज है यहाँ पे, rn -1 r1 r0 और r-1 r-2 डैश डैश चलते जाएगा ये। वेयर वेयर इच ri, माइनस दिखा रहा है डेसिमल के बाद वाला प्लस, और ये प्लस में जो दिखा हुआ है, जैसे ये -1 -2 मतलब डेसिमल के बाद, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला डिनोमिनेटर में चला आता है, इसलिए इसको माइनस के फॉर्म में लिखा जाता है। ri takes one of the values, takes one of the values 0 1 2 -9। तो rn, जितना rn -1 इन सारे में क्या वैल्यू पुट होंगे, 0 1 2 3 4 डैश 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 n। लेकिन rn 0 नहीं होगा, एंड rn नॉट इक्वल टू 0,
यानी कि कोई नंबर हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 0 1 2 3, डायरेक्ट 1 2 3 .23790 जैसे आर एन नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे हम लोग। वो फालतू का लिखने का काम, मतलब उसको लिखने का कोई जरूरत ही नहीं। इस रिप्रेजेंटेशन को, दिस रिप्रेजेंटेशन, दिस रिप्रेजेंटेशन is known as is known as fixed point representation. Fixed point representation. अब समझने की कोशिश करते हैं फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्यों लिखे हुए हैं जिसको रिप्रेजेंटेशन TATION, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। पहले नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं थोड़ा सा। नोटेड। यस सर। यहाँ पे बात है कि फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है ना, कि यहाँ पे डेसिमल का जो पोजीशन है, डेसिमल पॉइंट है, इसका पोजीशन फिक्स्ड होता है। इसका पोजीशन फिक्स्ड का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कि 4 डिजिट विथ 2 डेसिमल प्लेसेस, अगर हम बात करें आपसे कि 4 डिजिट लेना है, 4 डिजिट लेना है, 4 डिजिट लेना है, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आप लोग। 4 डिजिट विथ 2 डेसिमल प्लेसेस, तो कोई एग्जांपल बताएंगे आप लोग? 4 डिजिट विथ 2 डेसिमल प्लेसेस, 4 डिजिट विथ 2 डेसिमल प्लेसेस बताएंगे आप लोग? हम्म कोई नंबर बताइए जिसमें 4 डिजिट हो 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ। नहीं हो बता पाएंगे ना आप लोग? नहीं बता पाएंगे क्या? चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आप लोगों को। 4 डिजिट विथ 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब हुआ 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गए 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद। 5 6 7 8, अब ये सीक्वेंस में ही ना हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। 9 5 4 3, 4 डिजिट 2 डेसिमल प्लेसेस। 9 1 3 5, 4 डिजिट 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे जो डेसिमल का पॉइंट है, जो है डेसिमल पॉइंट है, इसका पोजीशन फिक्स है कि ये 2 डिजिट के बाद, अगर हम बात करें यहाँ से कि 1 2 2 डिजिट के बाद इसका डेसिमल फिक्स है। अगर हम बात करें कि 9 डिजिट विथ 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 9 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट हो गया 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये हो गया हमारा।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है ना, डेसिमल का जो पोजीशन है डेसिमल पॉइंट का वो फिक्स होता है, ठीक है ना। देयर इज अनदर टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये तो हो गया फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की। देयर इज, अच्छा एग्जांपल लिखेंगे कुछ। 12.34, एक ही रन दीजिए। देयर इज another type of representation, another type of representation, a representation called floating point। देखिए फ्लोट करना, घूमते रहना, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, floating point representation। In this representation, in this representation, any positive real number x, any positive real number x, real number x may be written as, may be written as x is equal to 0.s minus 1, s minus 2, dash dash s minus m into 10 to the power n, where each si, ये सब नंबर का पोजीशन है ना, 0.1, 0.2, 0 ऐसे, सॉरी 0.1239567 ऐसा कुछ इंटू 10 टू द पावर n, where each si takes one of the values, takes one of the values, one of the values of 0, 1, 2, dash dash 9। ये एस, जो एस माइनस वन का पोजीशन, एस माइनस टू का पोजीशन, एस माइनस, इसमें से कुछ भी हो सकता है 0, 1, 2 डैश। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एस माइनस वन का वैल्यू ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। here here x is said to have, said to have कितना सिग्निफिकेंट फिगर, हैव m सिग्निफिकेंट। अब ये नया वर्ड फिर से जुड़ रहा है, जस्ट सिग्निफिकेंट को डिजिट सोच के चलिए अभी फिलहाल के लिए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, where s minus 1 is the first significant digit या significant figure, first significant digit or significant figures, significant figures। figure, the fraction, the fraction s minus 1, जीरो के बाद वाला, जीरो पॉइंट के बाद वाला, s minus 2 dash dash s minus m is called मंटीसा। अंडरलाइन कर लेंगे इसको, मंटीसा। एंड द इंटीजर n, ये जो n है, द इंटीजर
n is called exponent, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, एक्सपोनेंट। तो मंटीसा और एक्सपोनेंट किससे रिलेटेड है ये, तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से। अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारा। नोटेड। चलिए, यस सर। अब बात करते हैं, अगर हम इसका नाम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्यों है। अगर हम बात करें 1 2 3 4, ये एग्जाम्पल लिखेंगे नहीं, एग्जाम्पल लिखाएंगे और दूसरा। अगर चाहे तो लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें 1 2 3 4, ये एक नंबर है हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर 1.234 इंटू 10⁻³ है कि नहीं। अगर हम 5600 और इसी नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 0.1234 इंटू 10⁻⁴। तो डेसिमल का जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, फ्लोट कर रहा है वो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12.34 इंटू 10⁻⁴ होगा ना, 2 होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 123.4 इंटू 10। तो क्या हो रहा है, डेसिमल का जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है, घूम रहा है, वो चल रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल ये वाला लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर भी यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द नंबर्स, द नंबर्स 2.135, 0.6046 contain 4 significant digits, 4 significant। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कोई एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि सिग्निफिकेंट कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक करेक्ट करना है, डिजिट्स। तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे बोल रहा है ये, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये बोल रहा था कि S-1 इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट, यस सेकंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, S-2 सेकंड सिग्निफिकेंट, एंड डैश डैश S-M टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, तो टोटल M सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें, इस वाले। तो इस वाले की अगर हम बात करें 2.13, तो इसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में पहले इसको रिप्रेजेंट किया जाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2135 इंटू 10⁻⁴ है कि नहीं। सही लिखा ना मैंने, 10⁻⁻1 हो जाएगा शायद, यस और नो, बताएंगे जरा। 10 टेन टू होगा दावर ना सर? माइनस 10 हो जाएगा ना। नहीं तो 10⁻⁻1 होगा ना। अगर हम बात करें 0.2135, अगर हम इसको 10 लिखते हैं ना नीचे, 1 2 3 4, 2 3 4,
वेट वेट, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं ये सब चीजें। डेसिमल अगर इधर खिसकता है ना तो पावर -2 में जाता है, और डेसिमल अगर इधर 6 है तो पावर प्लस में जाता है। ठीक है, 10 ही होगा ये, सही बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0.2135 इंटू टेन। तो क्या है, अभी देखिए तो ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में आ गया कि 0.s-1 की जगह पे है 2, -2 की जगह पे 1, एंड 3 और 5 है। तो यहाँ पे क्या बोला था कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है -1, इसमें और ऐड होता है, लंबा चौड़ा लिखा जाता है कि s-2 एंड डैश डैश एंड सो ऑन। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4, 1, 2, 3, 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये चीज जरा सा देखेंगे आप लोग कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बताएंगे आप लोग। इसमें भी 4 है, ये तो डायरेक्ट ऑलरेडी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में है ही। एक्चुअल में जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आया था ना, वो 0 सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है, इसको समस्या को सॉल्यूशंस के लिए आया था ये, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए, इसके बारे में बताएंगे। बट द नंबर बट द नंबर 0.0044, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैज, आप लोग कितने लगते हैं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे इसमें, आप लोग के हिसाब से कितना लग रहा है, बताएंगे जरा। 2। वेरी गुड, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। क्यों, क्योंकि इसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में पहले लिखना होता है 0 पॉइंट नॉन जीरो नंबर, s-1 नॉट इक्वल टू 0 था। बड़ी छोटी छोटी पॉइंट पे ध्यान रखना है इधर, s-1 नॉट इक्वल टू 0, लेकिन s-1 यहाँ पे 0 है। तो नॉन जीरो के लिए क्या करेंगे, पहले इसको 4 और 4 लिख लेते हैं, इनटू 10 टू द पावर क्या कर लेते हैं, -2 कर लेते हैं, क्योंकि 10 टू द पावर -n, सॉरी 10 टू द पावर n जो है वो, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में। तो इसमें हमारे टोटल जो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे या फिर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो 2 होंगे। तो बट द नंबर 0.004 हैज 2 significant digits, 2 significant digits, because 0.0044 is equal to 0.44। अच्छा, इस 0 पॉइंट नहीं करना है डेसिमल के पहले, ये इसलिए लगाते हैं कि डेसिमल कहीं खो ना जाए कहीं, इसलिए इसको बाहर से बंद कर देते हैं इसको, इतना छोटा सा है कहीं खो जाए इसलिए, इंटू 10 टू दावर -2। ओके, हाँ सर। चलिए, तो अभी हम लोग बात कर लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का और फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का। दोनों के बीच में थोड़े से कुछ की फीचर्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस एन के बारे में। ये जो 0.2345 इंटू 10 टू दावर, मान लेते हैं कि आ गया 100, पीएमएल लाते -100 आ गया। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो इसमें एक मामला बनता है कंप्यूटर में, जब इस तरह के वैल्यू आते हैं, वो इस तरह के एरर हम लोग को आएंगे जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी भी जान लेते हैं इसका। अच्छा, आप लोग नोट्स बनाएंगे दो, एक होगा आपका थ्योरी वाला नोट्स और एक होगा आपका प्रैक्टिकल वाला नोट्स। तो प्रैक्टिकल वाला नोट्स में 15 प्रैक्टिकल है, तो ऐसा नोट रखना है इसका जिसमें अगर एक प्रैक्टिकल के लिए 2 पेज रखते हैं तो 15 दूना 30 पेज हो गया, और कुछ गलत वगैरह हो जाए तो 5-10 पेज एक्स्ट्रा। तो ऐसे 40 पेज वाला एक नोट्स, वो बड़ा वाला, ऐसा नहीं छोटा वाला, दो मतलब एक छोटा सा आता है ना, वो नहीं, बड़ा वाला जिसमें 30-40 पेज के आसपास हो। और एक थ्योरी वाला जो इसके डबल हो, 80, अब इसमें जितना भी चला जाए, वो तो पेज गिनने की नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल वाला आपका मैक्स टू मैक्स एक प्रैक्टिकल 2 पेज मैक्सिमम बोल रहे हैं,
कभी कभी कोई कोई प्रोग्रामिंग एक पेज में भी हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा एक नोट करके लिखेंगे या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं कि द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है, वो n है। द एक्सपोनेंट n is limited to a large, to a range, sorry, to a range l less small n less capital L। ये n कौन सा है, 10 टू द पावर n, जो हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में 10 टू द पावर n लगा। एक्सपोनेंट n is limited to a range small l is less n is less capital L। तो कुछ रेंज में होगा, जैसे मान लेते हैं कि n, अगर मान लेते हैं कि 400 है, तो इसका रेंज होगा, सपोज करते हैं कि 0 से लेके 500 तक का। वो डिपेंड करता है कि मशीन कितना पावरफुल है आपका। द एक्सपोनेंट n इज लिमिटेड टू अ रेंज l इज लेस देन स्मॉल n एंड लेस देन कैपिटल N। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, इफ सम computed number has an exponent, n is greater than l। अगर एक्सपोनेंट ग्रेटर देन l हो जाए हमारा, मतलब लिमिट 500 का था, अगर वो 600 तक चला जाए, देन वी से देन वी से द मेमोरी ओवरफ्लो, द मेमोरी ओवरफ्लो। और इफ n is less than l, we say the memory underflow। ध्यान रखेंगे इसका, मेमोरी ओवरफ्लो कब बोलेंगे और मेमोरी अंडरफ्लो कब बोलेंगे। इसी के साथ साथ लिख लेंगे कि इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ ओवरफ्लो, ओवरफ्लो के केस में कंप्यूटर क्या करता है कि एक वैल्यू प्रिंट करता है या फिर एक मैसेज प्रिंट करता है, जिसको बोलते हैं नान। कंप्यूटर विल यूजुअली प्रोड्यूस मीनिंगलेस मीनिंगलेस रिजल्ट्स और simply prints the symbol, the symbol NaN। अगर NaN प्रिंट आ रहा है, कोई कैलकुलेशन हम कर रहे हैं और रिजल्ट में हमारा NaN आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा मेमोरी क्या कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। यानी कि लिमिट से, जो एक्सपोनेंट है वो लिमिट से ज्यादा हो गया उसका। अगर अंडरफ्लो हो तो जीरो ये कर देता है, प्रिंट कर देता है। विच मीन्स, इसी में लिखेंगे, विच मीन्स द क्वांटिटी obtained, the quantity obtained due to such a calculation, such a calculation is not a number। The underflow
is less serious, because in this case a computer will simply consider the number 0, the number as 0। सॉरी, यहाँ पे मैंने प्रिंट बोला है, लेकिन वो क्या होगा कि उस नंबर को क्या, जब अंडरफ्लो होता है ना, तो जो भी हमारा नंबर है, फॉर एग्जांपल कि 0.2356 और लिमिट यानी n जो है वो लेस देन एल हो गया है, एल से कम हो गया है, 10 टू द पावर मान लेते हैं कि एल का लिमिट जो है वो 5 है, और ये n हमारा क्या आ गया, 1 हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम जस्ट ले रहे हैं। तब ये क्या करेगा, इस नंबर को 0 कंसिडर कर लेगा। सिंपली कंसिडर द नंबर एज 0। यहां तक नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं, कंफर्म करेंगे, नोट करेंगे। हाँ सर, चलिए। तो अब तक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने आप लोगों को बताया एग्जैक्ट नंबर क्या ध्यान रखना है, अप्रोक्सीमेट नंबर ध्यान रखना है, और दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन मैंने बात किया आप लोगों से, एक आपका फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और दूसरा आपका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसी के साथ साथ में हमने बात किया आपसे मंटीसा का, फिर हमने आपसे बात की है एक्सपोनेंट का, और इस एक्सपोनेंट का मतलब लिमिट से ज्यादा हो जाना, ग्रेटर देन एल, और लेस देन एल होने पे यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाता है और यहाँ पे अंडरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो के केस में सिस्टम हमारा प्रिंट करता है नान, NaN, एक सिंबल प्रिंट करता है। अंडरफ्लो के केस में ये नंबर को ही 0 कंसिडर कर लेता है, नंबर को क्या कर लेता है, 0 कंसिडर कर लेता है। अब तक हमने इतनी बातें की आप लोगों के साथ, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे हम लोग फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ ले आप लोगों से कि क्या मतलब, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या डिफरेंस है फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में, या फिर कुछ फीचर्स वगैरह पूछ ले, तो वहां पे आराम से लिख पाए इसको। लिखेंगे कंपैरिजन, फिक्स्ड पॉइंट vs फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट। एक तरफ कर देंगे फिक्स्ड और एक तरफ कर देंगे फ्लोटिंग। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इधर लिख देंगे आप लोग फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। नंबर 1, डेसिमल पोजीशन फिक्स। डेसिमल पोजीशन फिक्स्ड, डेसिमल पोजीशन, डेसिमल पोजीशन मूव्स। स्मॉल रेंज कितना लिखेंगे आप लोग, 0.23567810, कितना लिखते लिखते हालत खराब हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल रेंज। इसका रेंज जो होता है वो छोटा होता है, इसका रेंज होता है वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। 10 टू द पावर में देके कुछ भी लिख सकते हैं, बड़ा बड़ा रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर को, रियल नंबर।
सिंपल सिस्टम चाहिए इसको यूज करने के लिए, सिंपल हार्डवेयर, और इसके लिए साइंटिफिक कंप्यूटिंग की जरूरत होती है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग। फोर्थ नंबर क्या है, वो तो सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट के लिए है, कि मॉडर्न जितना भी सिस्टम है उसमें सब में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ही यूज किया जाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर। नोट करके कंफर्म करेंगे आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे सिलेबस में है आप लोग के साथ बात हो गई मशीन नंबर की, फ्लोटिंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की। अगला हमारा सोर्स ऑफ एरर्स, और इसी के साथ रखा हुआ है राउंड ऑफ एरर्स, एब्सोलूट, रिलेटिव एरर, सिग्निफिकेंट डिजिट की बात की हम लोग, और एरर प्रोपेगेशन की बात करेंगे इन मशीन अरिथमेटिक ऑपरेशन। आगे इसी बात होगी, लेकिन अभी हम लोग इसमें राउंड ऑफ के थोड़ा रूल जो है उसको पढ़ेंगे, तब हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ नंबर कर पाएंगे। आप लोग को राउंड ऑफ का रूल मालूम है? बचपन में हम लोग पढ़ रहे थे जब क्लास 1 2 3 4 5 6 जिसमें भी हो तो पढ़ा करते थे। जरा आप लोग बताइएगा कि अगर हम 9.2356 और मुझे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना हो, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ अगर हमें करना हो तो ये नंबर कैसा दिखेगा, जरा बताएंगे आप लोग। सर 9.236। 9.236, वेरी गुड। 9.236। अगर मुझे राउंड ऑफ करना हो 8.45043, और इसको भी हमें अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना हो, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक अगर राउंड ऑफ करना हो तो क्या होगा ये, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 8.504। 8.504, वेरी गुड। अच्छा अगर मान लेते हैं कि ऐसा हो कि 8.5355 और इसको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप करना हो, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तब क्या करेंगे इसमें? सर बताएं। 8.535 रह जाएगा। 8.535 रह जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ऐसा हो 8.4345 और अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको भी राउंड अप करना हो तो क्या हो जाएगा, अप टू 3 तक, तो क्या हो जाएगा ये? सर 8.435। 8.435, और इसके पहले वाला 8.535 भी रह जाएगा, यही बोलना 6। चाहता? सर वो भी 6 हो जाएगा ना, 5 से। नहीं, मुझे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप करना है। अच्छा रूल क्या है अप टू 3 डेसिमल, मतलब मान लेते हैं कि मुझे इसी पे एग्जांपल से बताइए कि अगर मुझे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप करना था तो आपने क्या देखा, मतलब किसको देख रहे थे आप लोग? इसको डेसिमल से आप सर फोर्थ 5 के डिजिट। बाद वाले डिजिट को। 5 के बाद वाले को इसको देख रहे थे, तो इसका क्या मतलब, ये 6 है इसलिए इसको 6 कर दिया यानी आपने ये वाला 6 लिख दिया क्या, इसको 6 है इसलिए इसको यहाँ पे 6 लिख दिया? नहीं कैसे सर। किया? हाँ। सर
मतलब 5 से बड़ा होता है तो एक डिजिट बढ़ जाता है उसके पहले अच्छा वाला। ठीक है, वेरी गुड। और ये 5 से कम था तो क्या होता है उसके पहले वाला? नो एज इट इज चेंज, रहता है। एज इट रहता है। और अब इसमें इस मामले में क्या देख मतलब बता रहे थे आप लोग? अब तो ये 5 से ना बड़ा है और ना ही छोटा है, एग्जैक्ट 5 है। तो फिर क्या, तब क्या करें, बढ़ा दे या फिर रहने से छोड़ दे? 5 से ज्यादा पे तो बढ़ा देते हैं, 5 से कम पे तो एज इट इज रहने देते हैं। और अगर 5 ही आ जाए तो सर बढ़ जाता है ना। एग्जैक्ट 5 पे बढ़ जाता है। तो ये वाला भी हो जाएगा 435, है ना? 8.435 ये वाला, और ये वाला आपका 8.536। ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर। हाँ ये, चलिए। तो अब इसी रूल को हम लोग को जानना है। आप लोग ये चीज जानते हैं कि अगर 5 से ज्यादा हो तो, और 5 से कम हो तो, एग्जैक्ट 5 हो तो बड़ी सिंपल सी रूल है। अगर एग्जैक्ट 5 हो, इसको लेके रखते हैं इधर। हाँ, अगर एग्जैक्ट 5 हो तब हम बात करते हैं इसकी। अगर ये ऑड रहा तो इंक्रीज करता है, और अगर ये इवन रहा तो एज इट इज रह जाता है। अगर ये 8 भी होता तब भी ये 438 ही रहता, 6 रहता तब भी 83436 ही रहता। मतलब अब हमें एग्जैक्ट 5 पर, जब हम एग्जैक्ट 5 पे पहुंच जाते हैं ना, एकदम हाफ पे, तब हम देखते हैं कि जस्ट उसके पहले हमें जहां तक राउंड ऑफ करना था वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड रहा तो इंक्रीज करते हैं, और अगर इवन रहा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो इसको लिख देते हैं राउंड ऑफ का रूल, ऐसे लिख लीजिएगा, राउंड ऑफ। इसको ऐसे थोड़ा सा चार्ट बना के लिख लेते हैं ना, थोड़ा नहीं तो ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। टू राउंड ऑफ, राउंड ऑफ अ नंबर x इज इक्वल टू आर एम, आर एम माइनस वन, डैश डैश आर वन, आर जीरो, पॉइंट आर जीरो, आर, सॉरी दोबारा लिख दिए, दिस इज आर माइनस वन, आर माइनस टू, डैश डैश आर माइनस एन, और आर एन प्लस वन। एन प्लस वन नहीं, माइनस एन प्लस वन, जस्ट पोजिशन है ये, है ना? दिस इज माइनस ऑफ एन प्लस वन। और हमें राउंड ऑफ करना है एन डेसिमल प्लेसेस तक। हमें राउंड ऑफ करना है एन डेसिमल प्लेसेस तक। इसको डेसिमल थोड़ा ध्यान रखना है कि हाँ डेसिमल है यहाँ पर। अप टू एन डेसिमल प्लेसेस, टू राउंड ऑफ अ नंबर दिस अप टू एन प्लेसेस ऑफ, एन प्लेसेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल, डिस्कार्ड, क्या बोल रहा है, डिस्कार्ड ऑल द डिजिट्स, इन प्लेसेस भी अंडरलाइन करेंगे, डिस्कार्ड ऑल द डिजिट्स टू द राइट ऑफ, राइट ऑफ nth प्लेस, nth प्लेस, एंड इफ नंबर वन, कि r ऑफ माइनस एन प्लस वन, यानी कि अगर n तक हमें राउंड ऑफ करना है तो उसके बाद वाला देखते हैं हम लोग, आप ही लोगों ने बताया, हैज वन ऑफ द वैल्यूज, वन ऑफ द वैल्यूज, अगर 0 1 2 3 4 रहे तब क्या होता है, देन
the round of number is क्या होगा, आर ऑफ -1, मतलब इस पोजीशन पे जो भी नंबर होगा वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर जैसे है वैसे ही रहेगा? बताइए। तो जैसे वैसा ही रहेगा। तो नंबर जैसे था इन डेसिमल प्लेसेस तक, RM -1, डैश डैश R1, R0, डेसिमल R-1, R-2, डैश डैश R-n। दूसरा केस कि अगर R-n+1 हैज वन ऑफ द वैल्यूज, अगर ये वैल्यूज 5, 6, 7, 8, 9 हो, देन द राउंड ऑफ नंबर इज, तब राउंड ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? अगर जस्ट has one of the number of values 6, 7, 8, 9, then the round of number is, क्या हो जाएगा राउंड ऑफ नंबर? बताएंगे राउंड ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? RM, ये सब जैसे है वैसे ही रहेगा, RM-1, राइट साइड का तो सारा वैल्यू जैसे है वैसे ही रहेगा, डैश डैश R-1, R0, सॉरी लेफ्ट साइड का ये पॉइंट R-1, R-2 एंड डैश डैश, जो nth पोजीशन पे नंबर है उसमें एक ऐड हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा R-n, और प्लस इसमें ऐड नहीं करना है, इस पोजीशन वाले में +1 हो जाएगा। देखिए सफिक्स में n+1 नहीं लिखे हैं। थर्ड रूल, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट 5 हो जाए, R-n+1 इज इक्वल टू 5, फॉलोड बाई एटलीस्ट वन नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, देन द राउंड ऑफ नंबर
round of number is rm minus 1 dash dash r1 r0 decimal r minus 1 r minus 2 dash dash r minus n plus 1. माइनस एन प्लस 1 ये एग्जैक्ट नहीं है ना, एक एटलीस्ट नॉन जीरो वैल्यू है ये, मतलब 5 के बाद। फोर्थ रूल में है ये हमारा। एक मिनट एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या ना। लास्ट, जस्ट एक मिनट रुकेंगे, बुक में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे लिखा ही सही चीज, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। ऑर्डर इवन का one non-zero digit, then nth digit will be replaced by digit greater than 1, odd, unchanged। इसको ऐसे लिखेंगे तो just एक second। followed by rm plus 1 is equal to 5 variable, ये दो जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है followed by the list one non-zero digit, at least one non-zero digit, then the round of number is, ठीक है, 5 plus 1। followed by मतलब बाद के या पहले का, rn plus 1 is equal to 5, ये जो पोजीशन है हमारा, followed by इसके बाद फिर एक नंबर नॉन जीरो होना चाहिए ना, एटलीस्ट वन नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, एक बार हम इसको कल कंफर्म कर देंगे, आज बुक में क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है। एंड आर ऑफ माइनस एन प्लस 1 इज इक्वल टू 5 एंड आर ऑफ माइनस एन प्लस 1 इज द लास्ट, हाँ ठीक है, अब इसमें एज द एटलीस्ट और एट लास्ट लिखा हुआ है, मुझे दोनों एटलीस्ट लग रहा था, इज द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट। अब समझना है यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब ये 5 ही है ना, यही लास्ट नॉन जीरो। मैंने एग्जांपल लिया था ना उधर, इधर लिया था वो तो मैंने मिटा दिया एग्जांपल। तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है यही 5, और यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 5 के बाद एटलीस्ट कोई भी एक नॉन जीरो डिजिट आएगा तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि इसको क्या हो जाएगा, हम लोग 5 जैसे कि 8.435, हाँ 1, और राउंड ऑफ क्या करना है मुझे, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। डेसिमल मैंने लगा दिया कि, हाँ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो क्या देखेंगे हम लोग, 4 3 देखेंगे और फिर 5 को देखेंगे। 5 को देखने के बाद बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो डिजिट।
तो ये तो नॉन डिजिट हो ही जा रहा है हमारा, नॉन जीरो डिजिट। तो ये क्या हो जाएगा, 8.44 हो जाएगा। समझने वाली बात है कि अगर हम मान लेते हैं डेसिमल्स को काटते जाए तो 5 से आगे बढ़ जा रही है। क्योंकि अगर हम बात करें 3 से 5 पे देखिए, तो 5 से ये आगे बढ़ गया, सिर्फ इतना देखें तो ये 510 हो गया, ग्राम वगैरह या मिलीग्राम और सेंटीग्राम में देखने जाए तो अगर 5 के बाद एक भी नॉन जीरो डिजिट अगर आ गया तो वो Rn+1 ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जो मुझे राउंड ऑफ करना है जिसपे। और अगर लास्ट नॉन जीरो डिजिट है ये, मतलब 5 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे उस केस में, देन अंडरलाइन कर लेंगे इस दोनों को, देन द राउंड ऑफ नंबर इज Rm -1 डैश डैश R1 R0 डेसिमल R-1 R-2 डैश डैश R-n+1। ध्यान रहे +1 सफिक्स में नहीं है, वो पोजीशन में एक ऐड कर देंगे, +1। कब, इफ R-n इज ऑड, अगर ऑड रहा तो, और Rm-1 डैश डैश R1 R0 डेसिमल R-1 R-2 डैश डैश R-n रहेगा, अगर R-n इज इवन रहा। डन, क्लियर। किसी को डाउट है तो बताएंगे जरूर। चलिए, एक लाइन और 2 लाइन नोट करके लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास एंड करते हैं आज का। ये रहने दीजिए, इसको कल एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमें बताना है कि हाफ से ज्यादा नहीं हो सकता है राउंड ऑफ, और एरर जो है वो, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर कल, शायद क्लास है या नहीं है, देखना पड़ेगा हम लोग को। नेक्स्ट क्लास जो भी है उस क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। और कुछ पूछना वगैरह है आप लोगों को तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास में